हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी का पार्ट नंबर 2। पिछली लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को क्लियर करा था। अब हम अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। पालमपुर में कृषि, हमने पता है कि भैया पालमपुर कृषि इसके अंदर मुख्य क्रिया है, हमने पढ़ा था पहले ही। तो इन कृषि के लिए ही, कृषि के ऊपर ही कुछ बातें पढ़ेंगे। जैसे भूमि स्थायी है। स्थायी का मतलब भैया अगर हम कोई भी भूमि लेते हैं तो वो लंबे समय तक के लिए क्या हो जाती है बच्चे, स्थिर हो जाती है। ठीक है। पालमपुर में कृषि उत्पादन की मुख्य क्रिया है। अभी मैंने पहले भी बताया, कृषि उत्पादन की क्या है बेटा, मुख्य क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। सच बात है। पालमपुर गांव के अंदर 75% लोग वह हैं होते हैं बच्चे, वो हैं जो केवल और केवल अपना घर परिवार खेती करके ही चलाते हैं। वह किसान या कृषि श्रमिक हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो किसान होंगे या तो वो कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्मरण रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। कृषि में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तु स्थिर होता है। भाई कृषि के अंदर एक चीज़ है, कृषि के अंदर जो भूमि होती है वो स्थायी होती है, लंबे समय तक चलती है। ठीक है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के तहत भूमि क्षेत्र में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। मतलब जो पालमपुर में 1960 के अंदर जो भूमि थे वो आज भी उतनी है, कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर जमीनों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया था। मतलब कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जिन्होंने अपनी फर्टिलिटी खो दी थी, तो उन्हें वापस क्या करता, उपजाऊ बनाकर कृषि क्षेत्र के अंदर लगा दिया गया था। नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने के लिए कई गुंजाइश नहीं है। मतलब यहाँ पर ना भूमि स्थिर है, आप सोचो कि इसको एक्सपेंड कर लो, तो ये वाली फैसिलिटी पालमपुर गाँव के अंदर है ही नहीं। सॉरी बच्चों। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। अब इसके अंदर बोला है कि भाई एक बात बताओ, हमारे पास लिमिटेड ज़मीन है, लिमिटेड भूमि है, तो हम क्या उस लिमिटेड भूमि पर अनलिमिटेड फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, या हम उसका कैसे उपयोग करें जिससे हमारी अधिक पैदावार हो, अधिक फसलों का निर्माण किया जाए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सॉरी बच्चों। यहाँ जिस तरह की फसल उत्पन्न की जाती है और जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश की पश्चिम हिस्से की गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर कृषि की जाती है, कोई बेकार नहीं छोड़ी जाती। ठीक है। आपको क्या बोला गया है भाई, जो आपको बता दिया पहले ही कि भाई कृषि का जो हमारे पालमपुर के अंदर जो कृषि की भूमि है वो स्थिर है, कांस्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी लिमिटेड भूमि पर अलग अलग फसलों का उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं, देखो क्या लिखा है। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ठीक है। खरीफ फसलें कौन सी होती है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान से पढ़ना बच्चे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा अंडरलाइन लगा दूँ, सॉरी ये खरीफ फसलों के बारे में क्वेश्चन बनता है, ध्यान से पढ़ना बच्चे। खरीफ फसलें कौन सी होती है, खरीफ फसलें वो होती है जो वो बरसात के मौसम में उगती हैं। जैसे बेटा ज्वार और बाजरा उगते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे हेतु इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की कृषि होती है। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये जो जितना भी टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ बेटा, ये पूरा क्वेश्चन पर डिपेंड, मतलब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं यहाँ से, तो ध्यान से पढ़ना बेटा। खरीफ फसलें वह फसलें होती है जो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। और पेपर में पूछता है कि भाई बता आलू की कृषि किस महीने में होती है, तो अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की कृषि होती है। सर्दी के मौसम में रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। पेपर में पूछता है रबी फसलें कौन सी होती है, तो रबी फसलें वो फसलें होती है जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। ध्यान से सुनो बच्चे, रबी फसलें वह फसलें होती है जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन बनता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर बाकी गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। अब वो जो किसान है वो क्या करते हैं, कुछ गेहूँ अनाज अपने पास रख लेते हो, कुछ अनाज थोड़ा सा अनाज अपने पास रख दो, बाकी अनाज रायगंज क्या है, एक बड़ा गाँव है जो पालमपुर गाँव से जुड़ा हुआ है, मतलब करीब है वहाँ से, तो रायगंज में जाके वो किसान अपने गेहूँ को बेच देते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्षा में एक बार कटाई की जाती है। तो जो बच्चे जो लिमिटेड भूमि थी वहाँ पे पहले क्या करा भाई, पहले हमने सर्दी के मौसम में इन्होंने सर्दी के मौसम में खरीफ फसलें करी, सर्दी के मौसम में गरीबी फसलें करी, और बरसात के मौसम में खरीफ फसलें करी। अब उसी भूमि पर इन लोगों ने क्या करा, उसी भूमि में इन्होंने गन्ने का उत्पादन करा। ठीक है, और उनको काट कर उनको बेच दिया। गन्ने अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। या तो वो कृषि क्या करते हैं, ये जो जितने भी किसान होते हैं वो क्या करते हैं, या तो वो पूरे गन्नों को काट कर ऐसे ही बेच देते हैं, वरना उनका गुड़ बनाकर शाहपुर के व्यापारियों को शाहपुर वो गाँव जो छोटे कस्बों में आता है। ठीक है।
पालमपुर में एक साल में किसान 3 भिन्न फसलें इसलिए उत्पन्न कर पाता है क्योंकि वह सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था उपलब्ध है। सच बात है, स्टार्टिंग में बता दिया कि भैया जो पालमपुर गाँव है एक वेल सेटल्ड गाँव है, वहाँ पे बिजली, पानी, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रीय क्षेत्र उत्पादित है, मतलब सॉरी अवेलेबल है। ठीक है, पालमपुर में बिजली शीघ्र ही आ गई है, तो वहाँ पर सिंचाई का जो सिस्टम है वो सारा बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ के जो किसान हैं वो भिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन कर पाते हैं। उसका मुख्य प्रभाव ये पड़ा कि सिंचाई की प्रणाली ही बदल गई। अब जिस गांव के अंदर, पालमपुर गांव के अंदर बिजली है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी है जिससे वो क्या कर सकते हैं, भिन्न प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें दे रखी है। आगे क्या लिखा है बच्चे, शुरुआत में नूल कप सरकार द्वारा लगाए गए थे। नूल कप बच्चे आपने देखा होगा, गांव में कभी आप गए हो तो देखोगे, नूल कप होता है। ठीक है, वहाँ पे सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले पालमपुर गांव के अंदर नल कप सॉरी बच्चे, हमारी मिस्टेक, नल कप सरकार द्वारा लगाए गए थे। उसके बाद में व्यक्तिगत नलकूप भी लगने आरंभ हो गए। ठीक है, फलस्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। एक साल में कृषि भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उत्पन्न करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। बच्चे ये बन गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसके अंदर एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती है। ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य पद्धति है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उत्पन्न करते हैं। कई कृषक पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ठीक है बेटे, ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया। हम पढ़ते हैं आगे। आपने देखा कि एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। आपको पता चल गया भैया, जो लिमिटेड भूमि थी वहाँ पे लोग कैसे कैसे अपनी फसल को भिन्न भिन्न प्रकार के रूप में उगा रहे हैं, जैसे रबी फसल के रूप में, खरीफ फसल के रूप में। ठीक है, और अभी बहुविधि फसल प्रणाली से दूसरा तरीका भी है जो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा तरीका है ज़्यादा उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करना। आपको पता है आधुनिक होती है, एक आधुनिक होती है एशियंट वाली, पुराने समय की जो पुराने तरीके से जुताई करना, बिना ट्रैक्टर के बैल से जुताई करवाना, लेकिन अब उनको बदल के आधुनिक कृषि में बदल दिया गया है। आधुनिक होती है बच्चे जो अब ये मॉडर्न टाइम के अंदर आ गया है, ट्रैक्टर वगैरह से करना। ठीक है, उपज की भूमि का किसी टुकड़े के एक ही मौसम में उत्पन्न की गई फसलों के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, 1960 के बच्चे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1960 के दशक में वहाँ पर पहले आधुनिक नहीं था, आधुनिक से पहले। ठीक है, एशियन टाइम की बात करें, 1960 के दशक में वहाँ पे जो बीज का उपयोग किया जाता था वो ज़्यादा अच्छे स्तर का या अच्छे उपजाऊ वाले बीज नहीं थे, जिनकी उपज तुलनात्मक रूप से कम थी। मैंने आपको बोला कि भैया उस बीज की जो क्वालिटी थी वो कम थी। ठीक है, परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की ज़रूरत होती थी, वो भैया जो जिसमें सिंचाई की आवश्यकता ही कम होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये लोग अपने खाद्य पदार्थ प्राकृतिक तरीके से बनाते थे, क्योंकि गाय के गोबर से बन गया है। ठीक है, गाय के गोबर वगैरह से लोग बनाते थे, किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये सब किसानों के पास सुलभता से उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। ठीक है, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को ज़्यादा उपज वाले बीज HYV के द्वारा गेहूँ और चावल की खेती करने के लिए तरीके सिखाए। बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। हरित क्रांति के बारे में हमेशा क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्रांति। हरित क्रांति कब आई थी? 1960 के दशक में आई थी। इसके दौरान क्या हुआ? इसके दौरान कृषि को HYV